हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पल्सेस क्रॉप के बारे में। पल्सेस क्रॉप हम शुरू करेंगे और पल्सेस क्रॉप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ग्राम। ग्राम मीन्स चना आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस ग्राम को और क्या कहा जाता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करें तो ग्राम को और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चिकपी। क्या कहा जाता है, इसे चिकपी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी चिकपी ही बोलेंगे। और इसे और क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है बंगाल ग्राम। क्या कहा जाता है, बंगाल ग्राम। क्या कहा जाता है, बंगाल ग्राम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ग्राम बोलो या चिकपी बोलो या बंगाल ग्राम बोलो, हिंदी में क्या होता है, चना। ये जो चना है ये इसको क्या कहा जाता है और इसमें बताओ ये क्या है, तो इसको समझ लेना। ये है किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप। क्या है ये, किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप है, किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप। ठीक है, दलहन फसलों का राजा, दलहन फसलों का राजा, दलहन फसलों का राजा इसे कहा जाता है। किसको, चने को। चने को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप कहा जाता है या दलहन फसलों का राजा इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले ये सारे जो है फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद करना रहते हैं, बट हम यहाँ पे पूरा 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे क्या कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है। जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जनरल इंफॉर्मेशन सामान्य जानकारी की हम ले रहे हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं पहले कि चना की बॉटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, ये सारी सामान्य जानकारी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मतलब वानस्पतिक नाम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम क्या है चने का। ये जो है सारे फैक्ट आपको पूरे के पूरे याद होना चाहिए, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जब बनता है ना बच्चों, बेसिक क्वेश्चन जब बनेगा तो यहीं से बनेगा कि चने का जो बॉटनिकल नेम क्या है। इसमें भी बॉटनिकल नेम में वो देसी का पूछ सकता है, काबुली का पूछ सकता है, तो ये आपको डिस्कस करना है। देन अगर हमें क्या बात करनी है, इसके अलावा इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, इसकी जो फैमिली क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो जो वानस्पतिक नाम है चने का वो क्या है, साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम जो है इसका बॉटनिकल नेम है। क्या बोलेंगे, साइसर एरिटिनम इसका साइसर एरिटिनम इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है चने का। क्या, साइसर एरिटिनम इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पे वानस्पतिक नाम के बाद क्या आती है, फैमिली। ये किस परिवार से, किस कुल से, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका कुल क्या है, इसका परिवार क्या है, तो इसका कुल और परिवार क्या होगा। ग्राम जो है पल्सेस क्रॉप है और पल्सेस क्या है, पल्सेस जो है ये पार्ट होती है किसकी, लेग्यूम की पार्ट होती है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो पल्सेस हैं वो किसका पार्ट होती है, लेग्यूम का पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि लेग्यूम जो है सिर्फ पल्सेस क्रॉप लेग्यूम क्रॉप नहीं होती, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप के अंदर सोयाबीन भी आती, ग्राउंडनट भी आती, लेकिन वो पल्सेस क्रॉप नहीं है। तो पल्सेस जो होती है वो लेग्यूम का एक पार्ट होती है। ठीक है, लेग्यूम का एक पार्ट होती है। और लेग्यूम का मतलब क्या होता है, ऐसे बीज जो किसी फली के अंदर बंद होते हैं, किसी पॉड के अंदर बंद होते हैं, वो सारे लेग्यूम के अंदर आते हैं। तो इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, ठीक है, फैमिली क्या हो जाएगी, लेग्यूमिनेसी। और इसका नया नाम क्या है, फेबेसी भी है, याद रखना क्या है, फेबेसी। इसका नया नाम क्या है, फेबेसी भी इसको कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी को ही फेबेसी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉटनिकल नेम के अलावा इसमें और क्या आ जाएगा, बॉटनिकल नेम के बाद आपका आ जाएगा नंबर 3 क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र इसमें कितने पाए जाते हैं, चने के अंदर गुणसूत्र की संख्या देखो अलग अलग, यहाँ पर जो स्पीसीज है, देसी अलग है, काबुली अलग है, दोनों के गुणसूत्र संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पे गुणसूत्र संख्या जो है आपको 14 भी देखने को मिलेगा और 16 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 14 और 16 दोनों देखने को मिलेगा। अगर सामान्यतः पूछा जाए तो आपको 14 लगाना है और काबुली का पूछा जाए तो आपको 16 लगाना है।
ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या यहाँ पे 14। नंबर 4 यहाँ पे बात करें इसके ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, ठीक है, इसके उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है चने का, तो आपको लगाना है साउथ वेस्ट एशिया। कहाँ पर है इसका उत्पत्ति स्थान? साउथ वेस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया, इसका कहाँ है? उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, अफगानिस्तान और पर्शिया भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको अफगानिस्तान और पर्शिया भी मिल जाएगा। अगर साउथ वेस्ट एशिया ऑप्शन में ना हो तो अफगानिस्तान और पर्शिया लगाना है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान का हो गया साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिण पश्चिम, कहाँ पे? एशिया में। साउथ वेस्ट एशिया हमने और किसका पढ़ा था? साउथ वेस्ट एशिया गेहूं का भी है, याद रखना किसका भी है? गेहूं का भी है, गेहूं का भी है साउथ वेस्ट एशिया। मैंने बोला था साउथ वेस्ट वीट से वीट होता है, वीट से वीट होता है, तो साउथ वेस्ट एशिया इसका भी है और चने का भी है। दोनों याद रखना, दोनों रबी की फसल है, इसलिए याद रखना गेहूं चना हम बोलते हैं जनरली, बोलने बोलचाल की लैंग्वेज में भी क्या आता है? गेहूं चने, गेहूं चने, गेहूं चने। तो वीट और जो अपना ग्राम है, दोनों का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? साउथ वेस्ट एशिया है। ये बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे और बेसिक जानकारी में, तो नंबर 5 आ जाएगा कि ये जो प्लांट है ये किस टाइप का प्लांट है। ये जो प्लांट है, ये पौधा किस टाइप का पौधा है, तो यहाँ पे ये पौधा कौन सा है? तो ये होता है C3 प्लांट। कैसा पौधा है? ये C3 पौधा है, मतलब इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और इनका जो पहला जो प्रोडक्ट निकलता है वो कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। जब हम क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है। जो जिन पौधों में C3 साइकिल मतलब 3 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है वो C3 प्लांट होते हैं और इनका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। C4 प्लांट में जो पहला प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो कौन है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो चना जो है वो कौन सा है? C3 प्लांट है, C4 पौधा है। और मैंने आपको बताया था ये कौन सा प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। अब इसको याद रखने की जरूरत है क्या कि ये लॉन्ग डे प्लांट है? नहीं याद रखने की जरूरत है। क्यों याद रखने की जरूरत है? नहीं है कि मैंने जितना भी बताया कि जितने भी रबी क्रॉप है, जितनी भी रबी फसलें हैं, सभी क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है। तो चना हमारी रबी फसल है, तो जितने भी रबी फसलें हैं सबकी सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब दीर्घ प्रकाश वाली, दीर्घ अवधि वाली फसल है। ठीक है, क्या बोलोगे? दीर्घ प्रकाश अवधि फसल, जिनको ज़्यादा क्या चाहिए? दिन का तापमान ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा कितना चाहिए? तो लगभग कितना? 14 से लेके 16 घंटे का प्रकाश चाहिए दिन में। कितना? 14 से 16 घंटे का प्रकाश दिन में जिस फसल को चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आता है। इसमें रातें छोटी चाहिए, दिन लंबे चाहिए। किसमें? रबी की जितनी भी फसल उसमें। तो चना भी रबी की फसल है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ प्रकाश अवधि वाली फसल या लॉन्ग डे प्लांट वाली फसल है। ठीक है, अब कौन सा प्लांट है एक और यहाँ पे बात करें तो ये जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। कौन सी फसल है ये? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागण, स्वपरागण फसल है। स्वपरागण फसल का क्या मतलब है कि स्वपरागण फसल का मतलब है कि इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? कि जब मेल और जो फीमेल होता है, मेल और फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? इन ए सिंगल फ्लावर, एक ही फूल के अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट मतलब जो नर जो भाग होता है और जो मादा भाग होता है वो एक ही फूल के अंदर होते हैं, तो वह स्वतः ही परागण हो जाता है, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसमें जो डिस्टेंस होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस या आइसोलेशन डिस्टेंस होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब आइसोलेशन डिस्टेंस जिसको हम अलगाव दूरी जिसको बोलते हैं, अलगाव दूरी जिसको बोलते हैं, इसमें रखते हैं 5 और 10। ठीक है, 5 और 10 मतलब फाउंडेशन में 5 रखेंगे और सर्टिफाइड में कितनी रखेंगे? 10। याद रखना, फाउंडेशन जो सीड होते हैं, आधार बीज होते हैं, उनमें 5 मीटर की दूरी रखी जाती है। और जो अपना सर्टिफाइड होता है, नहीं सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, 5 और 10। सर्टिफाइड में 5 रखते हैं और फाउंडेशन में 10 रखते हैं। ठीक है, 5 और 10 इसमें रखी जाती है सर्टिफाइड और फाउंडेशन में। डिस्टेंस किसमें? चने के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बताया सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो एक ही फूल के अंदर होते हैं, ताकि उसमें आपस में ही परागण हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सारा ब्रीडिंग के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे और पहले से वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप देख सकते हो जाके वहाँ पे। ठीक,
और क्या है यहाँ पर बेसिक जानकारी में, अब हम और क्या देखते हैं बेसिक जानकारी में अंदर, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक जानकारी आपको क्या मिलेगी, बेसिक जानकारी और यहाँ पे मिलेगी कि जो हमारा चना होता है, जो ग्राम होता है, इस ग्राम में क्या होती है, ये अच्छा सोर्स है, ग्राम जो है एक अच्छा सोर्स होता है, ठीक है, अच्छा सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है किसका, इसके अंदर आयरन भी होता है, इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, इसके अंदर नियासिन भी होता है। नियासिन जो है ये एक एमिनो एसिड आप बोल सकते हो। नियासिन जो है किस प्रकार के प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा, नियासिन या निकोटिनामाइड विटामिन B3 के अंदर पाया जाता है। विटामिन B3 को ही क्या बोलते हैं, नियासिन बोला जाता है। किसको, विटामिन B3 को ही नियासिन या निकोटिनामाइड बोला जाता है, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा डिजीज होती है। किसकी, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। तो जो ग्राम है, चना है हमारा, वो अच्छा सोर्स होता है, उसमें आयरन अच्छा खासा होता है, कैल्शियम भी होता है, नियासिन भी पाया जाता है। दूसरी चीज हम यहाँ पे बात करें कि ग्राम के अंदर सोर टेस्ट होता है। ग्राम में क्या होता है, सोर टेस्ट। सोर टेस्ट मतलब खट्टा स्वाद आता है, ठीक है, सोर टेस्ट होता है। वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ग्राम में जो सोर टेस्ट या खट्टा स्वाद आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से खट्टा स्वाद आता है। लेकिन इनकी भी मात्रा है, मात्रा मतलब कि मैलिक एसिड कितना पाया जाता है, याद रखना मैलिक एसिड जो होता है वो 96% तक पाया जाता है इसके अंदर, और जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल लगभग 4% तक पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, चने का जो सोर टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है अपना मैलिक एसिड 96% और ऑक्जेलिक एसिड होता है 4%। अब ये काम क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, ये हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में क्या काम करने का काम करता है, तो ये जो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, ये जो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड है, ये क्या करते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन डिसऑर्डर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है या उसके क्योर में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये जो स्टमक डिजीज के क्योर में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। मतलब जो स्टमक डिजीज होती है, जो पेट से संबंधित रोग होता है, जो इंटेस्टाइन डिसऑर्डर होता है, जो आंतों की बीमारी होती है, उसमें ये मदद करता है, उसमें ये हेल्प करता है, उससे हमें बचाने की कोशिश करता है, मतलब उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जो आंतों की जो बीमारी होती है उससे ये बचाता है। कौन सा, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और क्या बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि जो ग्राम हमारा 8 नंबर की बात करें कि ग्राम जो है वो कैसा काम करता है, ग्राम एक्ट एज ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है। ये क्या काम करता है, रक्त शुद्ध करने का काम भी करता है, ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का काम भी करता है ग्राम, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो है हमारा ब्लड प्यूरिफाई का भी काम करता है। नंबर 9 हम बात करें इसमें, नंबर 9 पे हम बात करें, ये क्या काम करता है, जो जर्मिनेटेड, ठीक है, जो जर्मिनेटेड सीड है, अंकुरित बीज, जो अंकुरित बीज है, ये रिकमेंड किया जाता है किसके लिए, कि हम बोलते हैं ना लोग सुबह उठ के जो चने गलाकर खाना चाहिए, अंकुरित चने खाना चाहिए, जिससे क्या होता है, हमें अच्छी खासा क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, और हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। ब्लड प्यूरिफाई क्यों होता है, ब्लड प्यूरिफाई का काम करता है चना। जब हम सुबह उसको रात में गला देते हैं, सुबह उठ के खाते हैं, तो हमें प्रोटीन भी मिलता है, एनर्जी मिलती है, देन हमें क्या मिलता है, ये एक डिजीज से क्योर करने का भी काम करता है। किससे, स्कर्वी, जो स्कर्वी डिजीज है, स्कर्वी बीमारी है, ठीक है, जो स्कर्वी बीमारी है उससे बचाता है, ठीक है, स्कर्वी बीमारी से बचाता है, स्कर्वी बीमारी से बचाने का काम करता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्कर्वी डिजीज। तो ये स्कर्वी डिजीज से बचाने का काम करता है। और आपको पता है स्कर्वी डिजीज किसकी वजह से होती है, स्कर्वी डिजीज होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डिफिशियंसी से। विटामिन सी की जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग
से, स्कोरी रोग से बचाने के लिए हम अंकुरित बीज खा सकते हैं। अंकुरित चने जब खाते हैं तो वो हमें स्कोरी डिजीज से भी बचाता है। और स्कोरी डिजीज जो होती है किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से ये होती है। तो ये हमने आज सारी बेसिक जानकारी इसके अंदर देखी, ठीक है। जितनी भी चने की जो बेसिक जानकारी थी वो सारी देख ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे चने के अंदर पॉइंट नंबर 2 डालते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्या बात करेंगे? इसके क्लासिफिकेशन की आज हम बात करेंगे, मतलब वर्गीकरण की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की आज हम बात करेंगे। किसकी? चने के वर्गीकरण की। देखो चने के वर्गीकरण में क्या है, तो इसकी 2 स्पीसीज है। क्लासिफिकेशन मतलब इसको 2 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। क्या 2 प्रकार से क्लासीफाई किया? एक होता है हमारा देसी चना, देसी ग्राम, या इसी को क्या बोलते हैं? ब्राउन ग्राम। क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं हम देसी चना या भूरा चना इसको कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है काबुली ग्राम, या इसी को बोला जाता है व्हाइट ग्राम। क्या बोला जाता है? व्हाइट ग्राम, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्या? काबुली चना। क्या बोला जाता है इसको? काबुली चना या सफ़ेद चना इसको बोला जाता है, ठीक है। ये 2 क्लासिफिकेशन इसके अंदर। अब इसके अंदर समझिए, दोनों को समझिए। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? देसी चने का बॉटनिकल जो अभी हमने पढ़ा क्या? साइसर एरिटेनम, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है, साइसर एरिटेनम। यहाँ पर बॉटनिकल नेम क्या है इसका? इसका नाम है साइसर काबुलियम। क्या है? इसका नाम है साइसर काबुलियम। क्या नाम है इसका? साइसर काबुलियम इसका वानस्पतिक नाम है। किसका? काबुली चने का या सफ़ेद चने का। अब इनके कुछ कैरेक्टर हैं, उनको समझ लीजिए क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके। तो इसके कैरेक्टर है, सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। ये होता है शॉर्ट एंड हाईली ब्रांच्ड। मतलब क्या होता है? शॉर्ट मतलब ये छोटा होता है या बोना होता है, और इसमें अधिक शाखाएं होती हैं, ठीक है। अधिक शाखाएं निकलती है। क्लियर है? ये छोटा होता है, बोना होता है, पर इसमें शाखा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें ज़्यादा होती है। यहाँ पर बात करें तो ये टॉल होता है, ठीक है। टॉल होता है, बट इसमें फ्यू ब्रांचेस होती है। फ्यू ब्रांचेस मतलब कि इसमें ब्रांचेस कम होती है। तो ये क्या होता है? लंबा होता है, बट इसमें क्या होती है? कम ब्रांचेस होती है, कम शाखाएं होती है। शाखाएं इसमें कम होती है। दोनों डिफरेंस करके पढ़ोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कम होती है। दूसरी जब हम बात करें इसमें, यहाँ पे जो ये क्या होता है, इसके जो सीड है इसमें क्या होता है? येलो टू डार्क ब्राउन क्या होते हैं? सीड होते हैं, ठीक है। जो येलो टू डार्क ब्राउन सीड होते हैं मतलब पीले से लेके गहरे भूरे रंग के जो होता है बीज होते हैं। याद रखना, पीला गहरा भूरा रंग का बीज होता है। बीज जो होता है वो पीला गहरा भूरा रंग का, पीले से लेकर गहरा भूरा रंग का क्या होता है? यहाँ पे बीज होता है। यहाँ पर बात करोगे तो ये क्या होता है? वाइट कलर का होता है ना। ये क्या होता है? वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये सफ़ेद रंग का होता है इसका बीज, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। यहाँ पर जो है सीड की जो यहाँ पे जो सीड की साइज़ है तो स्मॉल सीड साइज होती है। सीड की जो साइज इसमें होती है क्या होती है? स्मॉल होती है, ठीक है। बीज का आकार जो है छोटा होता है। बीज का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और यहाँ की बात करो तो यहाँ पे क्या होता है? बोल्ड सीड होता है, बोल्ड साइज सीड। मोटे आकार का बीज होता है, मोटे आकार का बीज यहाँ पर होता है। किस? मोटे आकार का बीज किस में? काबुली चने में। मोटा सीड होता है, बिल्कुल डॉलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डॉलर चना जिसको हम बोलते हैं। और क्या यहाँ पे बात करो आप 4th नंबर पे, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है, इसका जो टेस्ट वेट होता है 140 से लेके
259 ग्राम होता है। टेस्ट वेट का मतलब जानते हो? टेस्ट वेट का मतलब होता है कि हमें उस क्रॉप की क्वालिटी पता करना कि उसकी क्वालिटी कैसी है। टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार होता है, और परीक्षण भार का मतलब क्या होता है कि हम उसकी क्रॉप की जो है क्वालिटी पता कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में चना लेके गए, ठीक है, बेचने के लिए आप क्या ग्राम लेके गए, ठीक है, वहाँ पे उस व्यापारी ने क्या किया, 1000 दाने लिए। टेस्ट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 ग्रेन, वेट ऑफ 1000 ग्रेन, 1000 दानों का वजन, वेट ऑफ 1000 ग्रेन, 1000 दानों का वजन। तो वो बंदे ने क्या किया, उस व्यापारी ने 1000 दाने आपके चने के लिए और उसका वजन किया, उसका भार क्या लिया, उसको तोला। अगर उसका वजन 140 से 259 ग्राम के समथिंग आ रहा है, मतलब आपके चने की क्वालिटी अच्छी है। और अगर मान लो 130, 120 ग्राम, 100 ग्राम ही आ रहा है, या 400 ग्राम, 500 ग्राम आ रहा है, मतलब आपके आप जो क्रॉप लेके आए हो, उसकी चने की जो क्रॉप लाए हो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। टेस्ट वेट ये बताता है। तो यहाँ पर टेस्ट वेट क्या होगा, यहाँ पर टेस्ट वेट होता है 260 से लेके 450 ग्राम। क्यों? क्योंकि बोल्ड सीडेड है, बोल्ड सीडेड हो, स्वाभाविक सी बात है 1000 दानों का जो वजन होगा वो लगभग आधा किलो के समथिंग तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक 2 क्लासिफिकेशन थे, एक होता है देसी चना, एक होता है काबुली चना। दोनों के बारे में हमने समझा, ठीक है। अब जो हमारा देसी ऑब्वियस सी बात वो छोटा होगा, लेकिन उसमें ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं, और जो काबुली होता है, जो डॉलर चना होता है, वाइट चना होता है, उसमें जो लंबा होता है लेकिन उसमें ब्रांचेस कम निकलती है, ठीक है। जो देसी होता है उसके सीड का आकार छोटा होता है, येलो कलर का होता है और गहरा ब्राउन कलर का होता है। वहाँ पर जो है काबुली में वो सीड बड़े आकार का होता है बट वाइट कलर का होता है, ठीक है। इसमें जो है टेस्ट वेट जो है 140 से 259 ग्राम होता है, इसमें टेस्ट वेट जो है 260 से लेकर 450 ग्राम तक होता है। क्लियर है? ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 3 डालते हैं, इसका सीड बेड प्रिपरेशन। बीज सैया तैयारी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बीज सैया बोलते हैं, तैयार करना, बीज सैया तैयार करना या सीड बेड प्रिपरेशन। अब जो है ग्राम के लिए किस प्रकार का सीड बेड जरूरी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम के लिए जो सीड बेड चाहिए वो चाहिए रफ। कौन सा सीड बेड चाहिए? रफ सीड बेड। रफ सीड बेड मतलब खुरदरी बीज सैया चाहिए। क्या चाहिए? खुरदरी बीज सैया इसके लिए चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि जो सोइल है, सोइल में क्या होना चाहिए? ढेले होना चाहिए, ठीक है, क्लाउड्स होना चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल महीन, एकदम बिल्कुल स्मूथ नहीं होना चाहिए सोइल, खुरदरी होना चाहिए। खुरदरी का मतलब क्या है कि वहाँ पर ढेले होना चाहिए, जो है जो सोइल के जो पार्टिकल्स है या जो क्लाउड्स हैं, ढेले हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारी चने की जो फसल है, जो ग्राम क्रॉप है, वो सेंसिटिव है। किसके लिए? सेंसिटिव टू सोइल एरेशन। सोइल एरेशन क्यों? ये क्या है? सहिष्णु है। सहिष्णु किसके लिए? मृदा हवा के, एरेशन मतलब मृदा हवा के आवागमन, मृदा हवा के आवागमन के प्रति, मतलब सोइल के अंदर हवा अच्छी खासी जानी चाहिए, सोइल के अंदर हवा का मूवमेंट अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल महीन और बिल्कुल जो है स्मूथ सोइल अगर आप ले लेते हो ग्राम के लिए, तो उसमें जो है सोइल का मूवमेंट, सोइल एयर जो है, मृदा के अंदर हवा का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा नहीं होगा। और ये क्रॉप जो है बिल्कुल सेंसिटिव है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? सोइल के अंदर एरेशन अच्छा खासा होना चाहिए। उसके लिए जो है हमें रफ सीड बेड चाहिए। याद क्या रखना कि जो चने की फसल है उसके अंदर जो है सोइल के अंदर जहाँ पर हमें चना लगाना हो, सोइल के अंदर एरेशन अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी खासी आ जा सके, ठीक है, हवा का मूवमेंट अच्छा खासा हो सकते। हवा का मूवमेंट अच्छा खासा कब होगा? जब वहाँ की जो सोइल है बिल्कुल रफ होगी, बिल्कुल खुरदरी होगी, उसमें ढेले होंगे। जिससे क्या होगा? ढेले होंगे, मान लो जैसे इस प्रकार के अगर ढेले पड़े हैं, ठीक है, इस प्रकार के ढेले पड़े तो हवा का मूवमेंट यहाँ बीच में से हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल महीन है, इस तरह की सोइल है, तो हवा का मूवमेंट अंदर जा ही नहीं पाएगी, हवा अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल अगर हमें रफ सीड बेड क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि चने की फसल जो होती है उसमें सोइल के अंदर हवा अच्छी खासी होनी चाहिए, एरेशन अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, नंबर 4, सीड रेट। बीज दर क्या रखनी चाहिए?
बीज दर क्या होनी चाहिए ग्राम की? तो ग्राम की बीज दर की बात करें तो याद रखना देसी में अलग, जो देसी चना है उसमें अलग रहेगी, और जो काबुली है उसकी सीड रेट अलग रहेगी। ठीक है, तो देसी चने की जो सीड रेट है वो होनी चाहिए 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर, और जो काबुली है उसकी होनी चाहिए 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। अब याद क्या रखना भाई, इसकी जो काबुली चना होता है इसका सीड मोटा होता है, मोटा होता है तो ऑब्वियसली बात ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसका चीज़ छोटा होता है, स्मॉल सीडेड होता है, तो 60 से 80 केजी में हो जाएगा। और नॉर्मली आपसे पूछे कि चने की सीड रेट क्या है, तो लगाना है आपको 70 से 100 केजी, 70 से 100 केजी तक आप लगा सकते हो। ठीक है, 70 से 100 केजी आप लगा सकते हो, 60 से 100 केजी हो जाएगा। इसको 70 से 80 भी लिख सकते हो। ठीक है, 70 से 80 भी आपको लिखा मिल सकता है देसी में। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि चने की सीड रेट क्या है, ग्राम की सीड रेट क्या है, तो 70 से 100 केजी आप लगा सकते हो। अगर पर्टिकुलर पूछे देसी की क्या है, काबुली क्या है, तो अलग अलग आपको लगानी पड़ेगी। सीड रेट हो गई। अब सीड आप लगा रहे हो तो सीड में क्या होनी चाहिए, स्पेसिंग भी होनी चाहिए। कितनी स्पेसिंग पे आप लगा रहे हो, तो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग मतलब फसल अंतरण। ठीक है, अंतरण कितना होना चाहिए, फसल अंतरण कितना होना चाहिए, तो 30 गुणित 60, 30 गुणित 10 सेंटीमीटर, 30 गुणित 10 सेंटीमीटर होना चाहिए क्या, स्पेसिंग। ठीक है, 30 गुणित सेंट। तो ये रो टू रो और ये प्लांट टू प्लांट, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। रो टू रो डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर नंबर 6 बात करते हैं सोइंग टाइम, डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ, गहराई, सीड डेप्थ कितनी होती है, बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीड की गहराई कितनी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सीड की गहराई है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। सीड की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, IMP है। क्यों रखी जाती है, इसका मैं कारण बताता हूँ। देखो, एक पॉइंट और पहले लिख लो फिर बताता हूँ। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम मतलब बुआई समय, सोइंग टाइम मतलब बुआई समय। अब बुआई समय जो इसका रहता है 2nd 4th नाइट ऑफ अक्टूबर, या बोल सकते हैं अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा, अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा आप बोल सकते हो। ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें, डेप्थ इतनी क्यों रखते हैं और इसको अक्टूबर में सोइंग करते हैं। तो सुबह की बात है, रबी की क्रॉप है तो अक्टूबर नवंबर में सोइंग होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लेना, इसकी इतनी डेप्थ क्यों रखी जाती है। नॉर्मली 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखते हैं, इसकी क्यों रखी जाती है। अगर हम क्या करते हैं, जो ग्राम की क्रॉप है, ये जो ग्राम की क्रॉप है, इसको क्या बोले, डिलेड, क्या करें, डिलेड सोइंग करें। ठीक है, देरी से बोएं। ठीक है, देरी से बोएं। अगर इसको देरी से बोए तो यहाँ पे अटैक हो जाता है किसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, क्या बोलोगे, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ये कीट है, पोड बोरर है। ठीक है, ग्राम पोड बोरर है, फद्दी छेदक कीट है। ये कौन सा, फली छेदक कीट है। इसका अटैक हो जाता है अगर हम लेट सोइंग करते हैं, तो लेट सोइंग करते हो तो इसका अटैक हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हम क्या करें, अर्ली सोइंग, अर्लियर सोइंग करें। ठीक है, अर्लियर सोइंग मतलब जल्दी बोएं। ठीक है, जल्दी अगर बोए तो यहाँ पे क्या हो जाती है, विल्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। क्या, विल्ट मतलब झुलसा। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम आ जाती है, झुलसा, विल्ट रोग हो जाता है, झुलसा रोग हो जाता है। इसीलिए इससे बचने के लिए इस विल्ट से, अर्ली सोइंग से बचने के लिए क्या करते हैं हम, इसको 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में बो देते हैं। ठीक है, अर्ली अगर सोइंग कर रहे हैं या सेलो सोइंग कर रहे हैं या डिले सोइंग कर रहे हैं तो ये क्या इंसेक्ट का अटैक आ जाएगा। अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो विल्ट का अटैक आ जाएगा। इसलिए इसको अर्ली सोइंग मतलब या विल्ट से बचाने के लिए 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में बो देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया यहाँ पे क्या, सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसका मतलब इसे एक इम्पोर्टेंट रखती है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट मतलब पाला।
ये क्रॉप जो है, ग्राम की क्रॉप क्या है, ससेप्टिबल है, ठीक है, सहिष्णु है। ससेप्टिबल मतलब सहिष्णु है। ग्राम की क्रॉप जो है, चना की फसल जो है फ्रॉस्ट के प्रति सहिष्णु है, मतलब पाले की फ्लावरिंग के समय, किस समय, फ्लावरिंग के समय यहाँ पे पाला पड़ने की संभावना रहती है, या किस समय, फ्लावरिंग के समय, फ्लावरिंग के समय इसमें पाला पड़ता है, ठीक है, फ्रॉस्ट पड़ता है। फ्लावरिंग के समय इसमें क्या होता है, पाला पड़ता है, मतलब फ्रॉस्ट पड़ता है, ठीक है, जो अत्यधिक ठंड होती है जिसकी वजह से ये ग्राम जो है, ग्राम की फसल जो है खराब हो जाती है, झुलस जाती है, जल जाती है सब, ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्लावरिंग की फसल या ग्राम की जो फसल है वो काफ़ी ससेप्टिबल है किसके लिए, फ्रॉस्ट के प्रति। पाला, फ्लावरिंग के समय इसमें पाला पड़ जाता है, अधिक ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पर पाला पड़ जाता है, ठीक है, ये फसल खराब हो जाती है। अब ये पाले से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो पाले से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, फ्रिक्वेंटली क्या करना चाहिए, इरिगेशन, फ्रिक्वेंटली क्या करना चाहिए, इरिगेशन देना चाहिए, मतलब फ्रिक्वेंटली इरिगेशन मतलब लगातार, है ना, लगातार क्या देना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, सिंचाई कर देना चाहिए। किस समय, जब पाला पड़ रहा, पाला पड़ने वाला हो उससे पहले, फ्लावरिंग आ रही उससे पहले। लेकिन यहाँ पर इरिगेशन जो है ना वो नहीं करेंगे, कब, फ्लावरिंग के समय नहीं करेंगे, फ्लावरिंग के समय सिंचाई, फ्लावरिंग के समय सिंचाई नहीं करेंगे, ठीक है, फ्लावरिंग के समय सिंचाई नहीं करना है, ठीक है, तो वी डू नॉट इरिगेटेड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है, इरिगेशन जो हमें क्या करना चाहिए, फ्लावरिंग के समय इरिगेशन नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि पाला जो पड़ता है वो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के समय ही पाला पड़ता है, तो फिर फ्लावरिंग के समय इरिगेशन देने का कोई मतलब नहीं है। तो पाले से बचाने के लिए हम फ्रिक्वेंटली इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग से पहले देना है इरिगेशन। कब, फ्लावरिंग से पहले, प्री फ्लावरिंग स्टेज में इरिगेशन देते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बता रहा हूँ कि पाले से कैसे हमें बचना है, ठीक है। तो एक तो हम इरिगेशन करते हैं कब, प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले इरिगेशन करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप यहाँ ये कर सकते हो यहाँ पे कि 0.1% जो है H2SO4 का स्प्रे कर सकते हो, H2SO4 का छिड़काव कर सकते हो। तीसरी चीज क्या कर सकते हो यहाँ पे, स्मोक मतलब धुआं कर सकते हो, ठीक है, स्मोक कर सकते हो कब, मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आधी रात में या सुबह जब सूर्य नहीं निकला, सुबह आप क्या करो, यहाँ पे धुआं कर दो। धुआं कैसे करना है, धुआं आपको करना है उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में आप जला दोगे। उत्तर पश्चिम दिशा में, ये अगर ये उत्तर है, पश्चिमी दिशा में जलाओगे तो हवा की वजह से पूरे खेत में क्या बन जाएगी, एक धुएं की परत बन जाएगी, जिससे क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप पाले से इजीली बचा सकोगे। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें वहाँ पर करना रहती है पाले से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं इरीगेशन की, हमने बात की थी ना इरीगेशन की, अब यहाँ पे हम इरीगेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। इरीगेशन मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंधन, क्या आएगा, सिंचाई प्रबंधन। अब देखो, अब यहाँ पे इरिगेशन कब देना चाहिए, तो जो इरिगेशन है, जो एक क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज मतलब क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक जो अवस्था है ग्राम के लिए, वो क्रांतिक अवस्था है कौन सी, एक तो है प्री फ्लावरिंग। क्या है, प्री फ्लावरिंग मतलब फूल आने से पहले, फूल आने से पहले। और दूसरी है कब, पॉड फॉर्मेशन के समय, पॉड फॉर्मेशन के समय मतलब फली बनते समय। ये जो है दो समय हमें इरिगेशन देना रहती है, ठीक है। इरिगेशन कब देना है, एक तो फ्लावरिंग से पहले, फ्लावरिंग से पहले क्यों, फूल आने के पहले क्यों, क्योंकि फ्लावरिंग के समय क्या होता है, यहाँ पर पाला पड़ता है, फ्रोस्ट की वजह से फसल खराब हो सकती है, अधिक ठंड पड़ने की वजह से फसल खराब हो सकती है। तो फ्लावरिंग से पहले क्या दे दो, इरिगेशन दे दो। और फिर पॉड फॉर्मेशन के समय जब फली बनने शुरू हो जाए तब हमें इरिगेशन दे देते हैं। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इसकी, ठीक है, इरिगेशन की। नाउ वीड मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है,
वीड मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे खरपतवार कौन सा यूज़ करेंगे इसमें? वीड मैनेजमेंट की अगर बात करें, खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इसमें यूज़ किया जाता है फ्लूक्लोरालीन। ठीक है, किस फॉर्म में? पीपी, प्लांट पर्स इनकम्प्लीट, और पेंडिमेथालिन, ये प्री इमर्जेंस। ठीक है, फ्लूक्लोरालीन, क्लोरालीन, ठीक है, फ्लूक्लोरालीन मतलब ये आ जाएगा प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मतलब जब हमने कोई फसल वगैरह नहीं लगाई, खाली फील्ड में हमने खरपतवार जो है नासी यूज़ किया, और इमर्जेंस से पहले, अंकुरण के पहले पेंडिमेथालिन यूज़ किया। तो ये दो खरपतवार यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? चने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की डिस्कस करते हैं। वेराइटी की बात करते हैं, वेराइटीज़ की किस्म की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी फैक्ट हैं ग्राम की क्रॉप के लिए, चने की फसल के लिए, सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेराइटी की। तो सबसे पहली वेराइटी है यहाँ पे अवरोधी। कौन सी वेराइटी है? अवरोधी, मतलब जो अवरोध पैदा करे। तो अवरोधी वेराइटी है, ये किसके लिए बेस्ट है? तो विल्ट के लिए, विल्ट रेसिस्टेंस वेराइटी है। क्या है ये झुलसा प्रतिरोध इसके अंदर। इंग्लिश में याद रखना बच्चों ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, विल्ट ही लिखा आएगा। तो अवरोध जो है विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस वेराइटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा एक है यहाँ पर गौरव वेराइटी है। गौरव जो वेराइटी है ये एस्कोचाइटा, ये एस्कोचाइटा जो ब्लाइट है, ब्लाइट मतलब ये झुलसा, यहाँ विल्ट का मतलब और कुछ होगा। ठीक है, देख लेना। तो जो एस्कोचाइटा जो ब्लाइट है उसके प्रति ये रेजिस्टेंस है, एस्कोचाइटा ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंस है गौरव। नंबर 3 जो है वो है RS11, ये म्यूटेंट वेराइटी है, ये म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित। कौन सी? उत्परिवर्तित किस्म है। और एक और है अपर्णा। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन का जो कलर है, ग्रेन कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है, ग्रेन का जो कलर है वो रहता है, मतलब हरे रंग का रहता है। ठीक है, हरे रंग का चना। ठीक है, जो चना होता है वो हरे रंग का ही रहता है सूखने के बाद भी। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट वैरायटी, अवरोधी, गौरव, RS11 और अपर्णा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है और ये है, एक म्यूटेंट वैरायटी और एक विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी। तो ये वैरायटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की। यहाँ अब हम बात करेंगे यहाँ पे किस बारे में? यहाँ पे हम बात करेंगे इसके इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ के बारे में बात करें, सबसे पहले तो लगता है यहाँ पर विल्ट। ठीक है, किसकी वजह से रखता है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ठीक है, क्या आ जाएगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। इसकी वजह से ये क्या है? कोजल ऑर्गेनिज्म है, ये कारक है जिसकी वजह से विल्ट होता है। तो विल्ट जो है किसकी वजह से होता है? साइंटिफिक नेम बोलो या कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम की वजह से। और ये किस टाइप की डिजीज है? ये सोइल बोर्न डिजीज है, सोइल बोर्न डिजीज है, मतलब मृदा जनित रोग है ये। ठीक है, मृदा जनित रोग है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ में सोइंग करना चाहिए। बस इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में जो है सोइंग करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो क्या है? ब्लाइट। ठीक है, ब्लाइट है। ब्लाइट किसकी वजह से होती है? तो वही अभी हमने लिखा, एस्कोचाइटा रेबी की वजह से होती है। ठीक है, एस्कोचाइटा रेबी की वजह से होती है। किसकी वजह से? एस्कोचाइटा रेबी की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है? रूट को छोड़कर, ठीक है, जड़ को छोड़कर
पूरा प्लांट अफेक्ट होता है, ऑल पार्ट आर अफेक्टेड, ठीक है। रूट को छोड़कर, जड़ छोड़ दो उसके पूरा पार्ट जो है अफेक्ट हो जाता है जड़ को छोड़कर। यहाँ विल्ट में क्या होती है, जड़ से ही खराब होना शुरू होता है, यहाँ जड़ को छोड़कर। ब्लाइट में जड़ छोड़ दो बाकी पूरा प्लांट ही अफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे ये डिजीज के अलावा दो चीज़, डिजीज के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो इंसेक्ट की कीट की बात हम यहाँ पे करेंगे। कीट इसमें सबसे पहला लगता है पोड बोरर, फली छेदक जिसको हम बोल सकते हैं, फली छेदक। क्या नाम है उसका, हमने लिखा था पहले भी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिखा था हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अब इसका कंट्रोल कैसे, अब ये जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कब लगता है मैंने बता दिया, जब हम डिले सोइंग करते हैं। अगर हम लेट सोइंग करते हैं तो इसका अटैक हो जाता है। तो यहाँ इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, एक तो अर्ली वैरायटी यूज़ करना चाहिए, ठीक है, अर्ली वैरायटी यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें क्या देना चाहिए, NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस, कितना 250 से लेके 500 LE पर हेक्टेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ ही लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है कि कितना और इसका जो है लार्वल पैरासाइट इसका यूज़ किया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉस्मोप्लेटिस क्लोरिडी, ठीक है, कॉस्मोप्लेटिस क्लोरिडी। क्या नाम है, कॉस्मोप्लेटिस कोरिडी। ये हम लार्वा यूज़ कर सकते हैं पोड बोरस से बचाव के लिए, ठीक है। और एक होता है कौन सा, एक होता है अपना कटवर्म। सेकेंड जो इंसेक्ट होता है वो कौन सा, कटवर्म, जिसका नाम क्या है, एग्रोटिस स्पिलोन, ठीक है, एग्रोटिस एप्सिलॉन। क्लियर है। और ये जो आपने ऊपर पढ़ा है अभी क्या, ब्लाइट जो है ये सीड एंड सोइल बोर्न दोनों है, याद रखना। ये कौन सी डिजीज है ब्लाइट, ये सीड एंड सोइल बोर्न दोनों है, मतलब बीज और मृदा जनित दोनों है। क्लियर है। तो जितना भी था इस ग्राम के अंदर सारे के सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए, सब आपको याद करना है। इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।